हेलो दोस्तों, देखिएगा जिसमें इसमें जो आपका हीरोडिनेरिया है, इसका बॉटनिकल नेम है, ये जो फाइलम एनेलिडा के अंतर्गत आता है। तो फाइलम एनेलिडा के अंतर्गत एनेलिडा का सेंस अगर सिंपली ऐसे देखें तो एनेलिडा का मूल सेंस होता है कि ऐसे जीव जिनकी शरीर गुच्छे में होती है, छल्ला जैसा होता है। छल्ले जैसा का मतलब होता है कि रिंग में होता है, ठीक है। रिंग का मतलब हो गया कि ऐसे इसकी गोल छल्ले नुमा संरचना होती है। और छल्ला आप समझ रहे होंगे जो ऐसे किसी चाबी या ऐसे किसी माले को आप अगर गले में पहनते हैं, या जो गोल गोल रिंग आपस में ज्वाइंट रहती है, उसी तरह का छल्ला जैसा इसका मेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझें तो मान लीजिए चलिए ये जोंक है, तो जोंक में इस तरह की रिंग गोल गोल संरचनाएं ये चारों तरफ से दिखाई देंगी, ठीक है ना, जिसे एनुली बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये देखेंगे कि जैसे फाइलम एनेलिडा है, इसका जो लीच आपको पढ़ना है जनरा हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम एनेलिडा, क्लास हीरोडिनियम, उसके बाद ऑर्डर ग्नैथोबडेलिडा, ठीक है ना, जीनस हीरोडिनेरिया, स्पीसीज है ग्रैनुलोसा, जो हमको पढ़ना है, ठीक है। इसका जो एक्सटर्नल फीचर है कि अगर हम जोंक को कहीं पे देख ले तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जोंक है। तो जोंक को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कैसा होता है, किस तरह का होता है, तो इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर को अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए, वो आ जाएगा। तो आना है तो इसमें आप ये देखिएगा भैया कि जैसे मान ला कि हैबिट एंड हैबिटेट इसमें देखेंगे तो ये पहला तो ये समझिएगा इक्टोपैरासाइट होता है। तो बाबू देखो इक्टोपैरासाइट का सेंस क्या होता है। इक्टोपैरासाइट का मूल मतलब होता है, इक्टोपैरासाइट का मतलब होता है बाह्य परजीवी, ठीक है ना। इक्टोपैरासाइट का मतलब होता है बाह्य परजीवी, और बाह्य परजीवी का मतलब होता है कि वे जीव जो किसी जीव के ऊपरी सरफेस पे रह करके फूड इंटेक करते हैं। जैसे मच्छर जो होता है मॉस्किटो, ये भी बाह्य परजीवी होता है। जो खटमल होता है जिसे उंगुस कहते हैं, वो भी एक्सटर्नल पैरासाइट यानी बाह्य परजीवी होता है। जो बाल में जू होता है, जू, वो भी एक्सटर्नल पैरासाइट है। एक्सटर्नल पैरासाइट का मतलब होता है कि परजीवी होते हैं लेकिन शरीर के ऊपर ही सरफेस पे रह करके भोजन इंटेक करते हैं, ऐसे को एक्सटर्नल पैरासाइट कहते हैं या इक्टोपैरासाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बाह्य परजीवी होता है, जो बाह्य परजीवी है, जल में रहने वाला है। ये इसकी एक खास विशेषता ध्यान दीजिएगा, इसे सैंग्यूओरस कहते हैं, ठीक है ना। जो जोंक होती है उसे सैंग्यूओरस कहते हैं, और सैंग्यूओरस का सीधा मतलब होता है कि ऐसे इक्टोपैरासाइट जीव जो ब्लड मिल के रूप में लेते हैं, यानी फूड मटेरियल के रूप में किसी का ब्लड चूसते हैं। तो जो कोई वह जंतु जो ब्लड सक करने वाला होता है या ब्लड चूसने वाला होता है, ब्लड लेने वाला होता है, उसे हम सैंग्यूओरस कहते हैं। याद रखिएगा कि सैंग्यूओरस एक कमेंट के टाइप में आ सकता है, व्हाट इज सैंग्यूओरस। आपका ये आंसर होना चाहिए कि ऐसे जीव जो खून चूसते हैं, खून लेते हैं, इसे सैंग्यूओरस कहते हैं। इसमें मच्छर भी आता है, इसमें उंगुस भी आता है, जो उंगुस जिसे खटमल जिसे कहते हैं, और इसी में जू आता है, ठीक है ना, जिसे आप सामान्य भाषा में ढील कहते हैं, वो आता है। और इसके अलावा मच्छर है, जोंक है, ये सभी सैंग्यूओरस हैं, क्योंकि ये मनुष्य के या किसी अन्य जीवों से चिपक करके खून चूसने का काम करते हैं, ठीक है ना। और ये ब्लड सकिंग है, ब्लड चूसते हैं या अवशोषित करते हैं। इनका शेप एंड साइज, बॉडी इलांगेटेड होती है, जोंक और केंचुआ आपने देखा होगा। 4 से 6 इंच सामान्यतः इसकी लंबाई, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ये इतने लंबे होते हैं कि लगभग 12 इंच के आसपास या इतने लंबे तक भी हो सकते हैं। लंबाई इनकी हो सकती है, लेकिन हालांकि ये बहुत नॉर्मली यही 4 से 6 इंच के आसपास तक के होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इसका कलर कैसा होता है, तो हल्का ग्रीन कलर होता है इसका। डॉर्सल साइड में, इसके पीठ साइड में हल्का ग्रीन कलर का होता है। इसका वेंट्रल साइड हल्का ऑरेंज येलो कलर में होता है, और उसके बाद इसका दोनों साइड जो होता है वो ऑरेंज एंड ब्लैक कलर में होता है, ठीक है ना। तो साइड जो इसका होता है ऑरेंज ब्लैक कलर में होता है, इसका जो वेंट्रल साइड होता है ऑरेंज येलो कलर में होता है, और इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है वह हल्का ओलाइव ग्रीन कलर में होता है, नहीं हल्का हल्का हरे रंग का होता है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो सेगमेंटेशन है, तो याद रखिएगा कि जो जोंक है सामान्यतया उसमें जनरली उसमें 33 यानी 33 सेगमेंट होता है। शुरुआत के 1 से लेकर के 5
खंड, 1 से लेके 5 खंड जो होते हैं उसका थोरैक्स यानी ये कह सकते हैं कि जो हेड वाला पोर्शन होता है उसको फॉर्म करते हैं। कपाल, मूड़ी, आंख वाँख बनाने का काम करते हैं आगे वाले, और ये सकर्स का काम करते हैं, मतलब चूसने वाले अंग बनाते हैं इंटीरियर साइड में। 7 खंड जो पीछे के होते हैं वो पोस्टीरियर सकर्स बनाते हैं। जो पीछे वाला हिस्सा उसका सकर्स का होता है वो 7 सेगमेंट सकर्स का पीछे का बनाता है, और आगे वाले 1 से 5 सेगमेंट होते हैं जो आगे वाला उसका जो मेन जो हेडलाइट होती है, कपार, मूड़ी होता है, वो सब बनाने काम करते हैं। बाकी इनकी बॉडी जो होती है वो खंड युक्त होती है, एनुली में डिवाइड होता है। आपने जोक को देखा होगा, उसकी बॉडी पे धारी धारी सा बना होता है, वो धारी धारी एनुली कहलाता है, उसी को एनुली कहते हैं, ठीक है ना, जोक में। तो ये बीच में एनुली हो गया, धारी धारी जैसे संरचना हो गई, और इसका पीछे वाला जो हो गया वो सेगमेंट को पोस्टीरियर इंड हो गया, आगे वाला एंटीरियर इंड हो गया, और इस तरह से इसका मेन जो सेगमेंटेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका बॉडी डिवीजन कैसा है और इसकी बॉडी में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन कौन सा है, ठीक है। देखिए, इसके कलरेशन के बाद हम ये पढ़ेंगे इसके बॉडी डिवीजन के बारे में। अब किसके बॉडी डिवीजन के बारे में, जिसे समझिएगा सीधा। जैसे मान लीजिए जोंक, जोंक आप समझ रहे हैं, लीच इंग्लिश में कहते हैं, और वो आपको एनेलिडा मेंबर का एक मेंबर है जिसे आप बीएससी में पढ़ रहे हो। मान लीजिए कि ये जोंक है, इसकी ये मूड़ी, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा मान के चलिए ये हो गया। अब इसकी बॉडी यहां से लेकर के एंटेरियर से लेकर के पोस्टीरियर तक कितने भागों में डिवाइड होती है, कितने खंडों में डिवाइड होती है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसी क्रम में आप देखेंगे कि इसके डिवीजन यानी इसकी बॉडी में जो डिवीजन होता है वो 6 रीजन में डिवाइड है, 6 भाग में इसकी शरीर को डिवाइड करते हैं। यानी जो जोंक होती है, जोंक समझ रहे हैं, जो जोंक होती है उससे क्या भाग में डिवाइड किया गया, 6 भाग में डिवाइड किया गया। अब देखिएगा जो पहला भाग है उसे सिफेलिक रीजन कहते हैं, खोपड़ी वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन यानी कपाल वाला पोर्शन, जो उसका आगे वाला पोर्शन हो गया सिफेलिक रीजन, ठीक है ना। तो उस सिफेलिक रीजन का जो भाग है वो कितने कितने खंडों से मिलकर बना होता है बाबू, 1 से 5 खंडों से बना होता है। जो उसका सिफेलिक पोर्शन होता है, जो जोंक होती है उसका आगे वाला जो सिरा होता है वह 1 से 5 खंडों से मिलकर बना होता है। और इसके बाद इसमें देखेंगे कि जो सभी सेगमेंट्स उसके होते हैं उसमें जोड़ी में आंख पाई जाती है। याद रखिएगा कि इसके जो सेगमेंट्स हैं सभी में जोड़ी में आंख पाई जाती है, और इसके वेंट्रल साइड पर होता है। वेंट्रल और डॉर्सल आप समझ रहे हैं, उसके ऊपर वाले हिस्से को आप डॉर्सल कहते हैं, नीचे वाले को आप वेंट्रल कहते हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे उसी में कि उसका जो वेंट्रल सरफेस होता है उसके एंटेरियर हिस्से में सकर्स पाए जाते हैं और माउथ होता है, सकर्स एंड माउथ। सकर और माउथ, माउथ आप समझ रहे हैं इनटेकिंग फूड मटेरियल। सकर्स होता है जिसे जोंक की एक खास विशेषता होती है कि जो जोंक होती है वह किसी बॉडी पर जानवरों के, जीवों के जो पानी में रहते हैं, या हम और आप अगर पानी में एंट्री करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जोंक आपके पैरों में, हाथों में चिपक जाती है, चिपक करके खून चूसती है। जिस हिस्से से वो चूसती है उसी को सकर्स कहते हैं, चूष्टांग भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चूसने वाले अंग को आप सकर्स कहते हैं, ऐसे समझिएगा, जो चूसता जिसके माध्यम से। इसके बाद इसमें जो बाबू आप देख रहे हैं कि जो 5 खंड होता है, इसमें जो पहला खंड होता है और दूसरा खंड होता है, इसमें सिंगल एनुली पाया जाता है। अभी आपको हम बता रहे हैं कि एनुली होता क्या है। जैसे मान के चलिए कि ये जोंक है, ठीक है, और जोंक में क्या हुआ कि ये खंड है, एक खंड है, और इस खंड के बीच बीच में ये एनुली पाए जाते हैं, इसके रिंग छोटे छोटे, इसके बीच में किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, किसी किसी में 5 भी होता है। यानी जैसे मान के चलिए कि ये जो आपको दिख रहा है ये सेगमेंट नंबर 4 हो गया, मान लीजिए 4 हो गया। अब इस सेगमेंट नंबर 4 में एनुली 1 2 हो गए, तो इसे बोलेंगे सेगमेंट नंबर 4, एनुली कितने होंगे 2, ठीक है। तो ये हो गया सेगमेंट, और उसके हो गए पतले पतले छोटे छोटे एनुली जो उसकी बॉडी पे रिंग होती है, ठीक है ना, इसको एनुली बोला जाता है। तो आगे वाला जो 1 से 5 जो खंड है उसमें 1 से 5 खंड में पहला और दूसरा जो सेगमेंट है उसमें एक एनुली होते हैं। जो तीसरा खंड है उसमें 2 एनुली होते हैं, चौथे और 5वें खंड में 3 एनुली होते हैं। ये ऊपर वाला सिस्टम है जिसको आप सिफेलिक रीजन कहते हैं। दूसरा रीजन है प्रीक्लिक्टेलर रीजन, प्रीक्लिक्टेलर
क्लिक रीजन, ठीक है ना। जो प्री क्लिक रीजन है उसमें कितने से लेकर के, यानी 1 से 5 हो गया आपका पहला सिफेलिक रीजन, 6 से लेके 8 तक, यानी कितने खंड है इसमें, 3, 6वां 7वां और 8वां, ये तीनों जो खंड होते हैं वो किसमें है, प्री क्लिक रीजन में, ठीक है ना। प्री क्लिक रीजन में है, 6 से 8 तक खंड होते हैं। 6वां खंड जो होता है वो ट्राई एनुलेट होता है, यानी 6वें खंड में 3 एनुली होते हैं। मान के चलिए कि जैसे एक खंड बना 6वां, तो इस 6वें खंड में 1 2 3 एनुली होते हैं, ठीक है ना। 7वें और 8वें खंड में मान के चलिए कि ये वाला खंड इसका 7वां है, ये 6वां है और 8वां है। 7वें और 8वें खंड में 5 एनुली होते हैं, 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 एनुली होते हैं। तो जो दूसरा खंड है उसका 6वां 7वां 8वां, ठीक है ना, दूसरा भाग उसका डिवीजन है। 6वें में जो 3 एनुली होते हैं और 7वें और 8वें में 5 एनुली होते हैं। और इन सभी एनुलिस में सेगमेंट्स में जोड़ी में नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है, पेयर ऑफ नेफ्रिडियोपोर, ठीक है ना। उनके जोड़े में नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है अंतिम वाले हिस्से में, अंतिम वाले खंड यानी 8वें में जितने भी एनुलिस होते हैं, जितने भी 8वें वाला खंड है उसमें जोड़ी में नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है। नेफ्रिडियोपोर सीधा सीधा मोटी मोटा मतलब समझिएगा कि बॉडी से निकलने वाला किसी भी तरह का जो कचरा है, उत्सर्जी पदार्थ, वह नेफ्रिडियोपोर के माध्यम से बाहर जाता है, ठीक है ना। तीसरा हिस्सा हो गया क्लाइटेलर रीजन। याद रखिएगा कि ये जो क्लाइटेलर रीजन है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका, तीसरा भाग इसका, ठीक है ना। और जोंक में हल्का सा जहां से फूला हुआ भाग होता है वही इसका क्लाइटेलर रीजन है, जो 9वां से 11वां, ठीक है ना। 9 10 11 3 रीजन है, 9 10 11 3 खंड है इसमें। और जो सभी खंड होते हैं उसमें 5 एनुली पाया जाता है, ठीक है ना। और सभी में जोड़ी में नेफ्रिडियोपोर भी होता है। ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा कि जोड़ी में नेफ्रिडियोपोर भी होता है। अब एक बात देखिएगा, जैसे क्लाइटेलम क्या होता है। क्लाइटेलम एक तरह का ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो स्टोर होते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए जो एग होता है वो स्टोर होता है उससे, एग, ठीक है। तो अब देखिएगा क्लाइटेलम रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और इसके सीजन में यह ओपन होता है, सीजन में वो डेवलप होता है। सीजन मतलब जो रिप्रोडक्टिव सीजन होते हैं उसमें ज्यादा डेवलप होता है। और इसमें जो अपर्चर होता है, अपर्चर आप समझ रहे होंगे, अपर्चर का मतलब हो गया जो इसका ओपनिंग पार्ट्स है, तो इसका जो अपर्चर है वो 10वें और 11वें सेगमेंट में होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो तीसरा है क्लाइटेलर रीजन, उसमें 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर 3 होते हैं। 10वें और 11वें में अपर्चर होता है, अपर्चर बोले तो छिद्र होता है, ठीक है ना। और उसके मिड वेंट्रल साइड में होता है। मिड वेंट्रल का मतलब बीच में, वेंट्रल साइड मतलब नीचे की तरफ, ठीक है ना, बीच में नीचे की तरफ होता है उसका। ये 10वें और 11वें नंबर पर अपर्चर होता है। अपर्चर का मतलब होता है छिद्र, ठीक है ना। अपर्चर का मतलब छिद्र होता है और छिद्र का मतलब होता है, आप ऐसे कह सकते हैं पोर। पोर का मतलब होता है ओपनिंग या सुराख, जिसके माध्यम से वह जेनाइटल सिस्टम उसका ओपन होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका चौथा पॉइंट है मिडल रीजन, यानी बीच वाला भाग, जो कितने खंडों से है, 11 के बाद 12वें खंड से लेकर के 22वें खंड तक होता है, जिसको हम कहते हैं मिडिल रीजन। और इसमें सभी में 5 एनुली होते हैं, ठीक है ना। और उस सभी में नेफ्रिडियोपोर भी पाया जाता है जोड़ी में। इसके बाद इसका जो 6वां रीजन है काउडल रीजन। काउडल हमेशा ध्यान दीजिएगा पूंछ वाला भाग है, पीछे वाला, ठीक है ना, यानी आप आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। 23वें 24वें 25वें और 26वें, ठीक है ना। तो 23 24 25 26 4 सेगमेंट इसमें आते हैं और इसमें नेफ्रिडिया नहीं पाया जाता। याद रखिएगा कि जो जोंक होती है, जोंक के काउडल रीजन पर नेफ्रिडिया नहीं पाया जाता। कौन से रीजन पे? 23 24 25 और 26वें खंड पे। 23 24 25 और 26वें खंड में इसमें नेफ्रिडिया नहीं पाया जाता, ठीक है ना, नेफ्रिडिया एब्सेंट होता है। ध्यान दीजिएगा जो 23वां खंड होता है वो ट्राई एनुलेट होता है। जो 23वां खंड होता है वो ट्राई एनुलेट होता है और इसके 26वें खंड में, यानी अंतिम जो खंड इसका है 5वें वाले भाग का, इसी में एनस पाया जाता है। एनस पाया जाता है। और एनस का मतलब होता है, हिंदी में आप इसको गुदा द्वार कहते हैं, ठीक है ना।
गुदा द्वार कहते हैं, गुदा द्वार कहते हैं, जिससे इसका फीकल यानी वज मटेरियल, सॉलिड फीकल मैटर इसी के माध्यम से बाहर जाता है। इसके बाद आपका आएगा 6 नंबर पॉइंट, पोस्टीरियर सकर रीजन। पोस्टीरियर सकर रीजन इसका जो होता है, याद रखिएगा, जो 7 खंडों का मिलकर बना होता है, और 7 खंड कौन कौन से? 27 से लेकर के 33 तक, और सभी यूनी एनुलेट होते हैं। यानी पोस्टीरियर सकर रीजन जो होता है वह 7 से लेकर के 27, 7 सेगमेंट का होता है, 27 से लेकर के 33 खंडों तक होता है, ठीक है ना, जो यूनी एनुलेट होता है। इसके बाद आप देखेंगे आप सकर्स। सकर क्या होता है? सकर का सीधा मतलब होता है, चिन्नी मत समझिएगा शक्कर का मतलब, वो हिंदी में शक्कर बोले जाला ओके, तो चिन्नी ना समझना। यहां सकर का मतलब हम आपको एकदम देहाती भाषा में बता रहे हैं। सकर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी जीव आपके शरीर पे बैठा, जैसे मच्छर आपको बैठा, खून चूसता है, ठीक है ना, तो वो चूसा, तो जिस आर्गन से वो चूस रहा उसी को सकर कहते हैं। जोंक बॉडी पे चिपकेगी, बॉडी के किसी हिस्से पे चिपकी, तो जोंक चिपक करके आपकी बॉडी से खून रिसीव करती है, खून लेती है, ठीक है ना, तो खून लेगी तो उसको क्या बोलेंगे? शकर बोलेंगे। जहां से वो चूस रही है उसी शकर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये शकर से चूषण बोला जाता है हिंदी में से। तो विशेष हिंदी तो मैं आपको कुछ ऐसे टर्म है बायोलॉजिकल जो आप हिंदी में ना समझे तो बेहतर है, हिंदी में जानना चाहिए। आप डिफिनीशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि लिखा जाता है। हालांकि ये मैटर बीएससी का है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीएससी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आपको कंटेंट लिखना है, तो हिंदी के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागेंगे, लेकिन हिंदी जानना जरूरी है। जब आप अपने हिंदी वाले सब्जेक्ट पे रहिए, या कुछ आप ऐसी चीजें जो आपके लाइफ से संबंधित हो या ऐसे जीवन से संबंधित हो, उसमें हिंदी जानना बेहतर है। मैं समझ सकता हूं कि बहुत से ऐसे पिछड़े इलाके, गांव, जहां पे इतनी इंग्लिश मजबूत है नहीं, और हम लोगों की तो मातृभाषा है, तो हम लोगों को बहुत कंफर्टेबल होता है हिंदी समझने में। तो हम हिंदी में प्रयास करते हैं कि टोटल मामला आपको हिंदी में समझाएं, और हिंदी में समझना भी चाहिए आप। लेकिन इंग्लिश लिखना भी है आपको कॉपी में, और कॉपी में आपको बीएससी कॉपियां में लिखना है इंग्लिश, तो थोड़ा इंग्लिश के लिए आप फोकस करते रहिएगा। बाकी कोनो लफड़ा है नहीं, सब समझेंगे आप, ठीक है ना, एकदम आराम से। सकर्स ईच इंड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, बियर ए मस्कुलर, दोनों छोर पर, इंड मतलब पोल पे, छोर पे, ठीक है ना। एडेसिव स्ट्रक्चर, दोनों, कभी कभी जोंक देखेंगे ना ऐसे पकड़ती है, जैसे मान लीजिए आपका हाथ है तो जोंक ऐसे पकड़ती है, ऐसे इधर से भी पकड़ेगी और इधर से भी पकड़ेगी। तो इसका एक इंड, एक इंड, दोनों एडेसिव होता है। एडेसिव का मतलब हो गया चिपकने वाला, जुड़ने वाला, ठीक है ना, एक संरचना होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? शकर कहते हैं। जोंक के दोनों छोर पर एक ऐसी संरचना जो मस्कुलर होती है, मसल्स की होती है, और ये दोनों तरफ से चिपकने में सहायता करती है, इसको शकर कहते हैं। एंटीरियर जो शकर होता है, आगे वाला जो शकर होता है वो क्या होता है? आगे वाला जो शकर होगा वह शकर ओवल होता है और खोखला होता है, ठीक है ना, ओवल खोखला स्ट्रक्चर होता है। और जो कप होता है, कप देखा होगा आपने, जो बीच में होल होता है कप, तो उसकी तरह होता है। और जो जिसको हम प्री ओरल चैम्बर कहते हैं। प्री ओरल चैम्बर का मतलब होता है मुंह का पहला हिस्सा, आगे वाला। प्री मतलब पहले होता है, ठीक है ना, ओरल मतलब हो गया माउथ का। तो जो माउथ है, माउथ चैम्बर है, उसका पहला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? एंटेरियर शकर वाला हिस्सा होता है। पोस्टीरियर शकर जो होता है वो सर्कुलर यानी गोल होता है। याद रखिएगा, जो पोस्टीरियर शकर होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। और एंटेरियर शकर कैसा होता है? वह ओवल यानी अंडाकार होता है, साथ में वो कप लाइक होल स्ट्रक्चर होता है, जो कप के जैसा होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपका इसका समझ में आया होगा। ये वाला जो बॉडी डिवीजन इसका है, तो जो जोंक है, जोंक की जो बॉडी है वो क्या भाग में डिवाइड होती है? 6 भाग में डिवाइड होती है। पहले वाले भाग को सिफेलिक रीजन कहते हैं। दूसरा वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इस दूसरे भाग को प्री क्लिकटेलर रीजन कहते हैं। तीसरे वाले को क्लाइटेरल रीजन कहते हैं। चौथा वाला सामने आपको दिख रहा है मिडल रीजन कहते हैं। पांचवें वाले को काउडर रीजन कहते हैं, और छठवें वाले को पोस्टीरियर रीजन कहते हैं, यानी पोस्टीरियर शकर रीजन हो गया। तो पोस्टीरियर शकर रीजन छठवां हो गया, पांचवा हो गया काउडर रीजन, चौथा हो गया मिडल रीजन, तीसरा हो गया इसमें क्लाइटेलर रीजन। क्लाइटेलर रीजन का मतलब क्लाइटेलम पाया जाता है।
और उसके बाद दूसरे रीजन पर प्री क्लिपेलर रीजन है, और उसके बाद पहले नंबर पर सिफेलिक रीजन है, खोपड़ी वाला सिफेलिक जो सिफेलॉन्स आपका है, तो मुंह वाला ऐसा। हालांकि केचुआ में खोपड़ी उपड़ी नहीं पाई जाती है, विकसित होता ना है, एनालिडा का मेंबर है। अभी आप देखेंगे कार्डेटा जब पढ़ेंगे तो कार्डेटा में एक क्रैनिया आएगा, वो में खोपड़ी बहुत विकसित नहीं होती है, बिना कपाल वाले होते हैं सब। जो क्रैनिएटा में जाएंगे, फिर वर्टिब्रेटा में जाएंगे, फिर एग्नाथा ग्नेथोस्टोमेटा में जाएंगे, पीसीज टेट्रापोडा में जाएंगे, और जब टेट्रापोडा में आप जाएंगे, हालांकि पीसीज में आपको जो ऑस्ट्रेकोडर्मी मिलेगा, उसके बाद आपको साइक्लोस्टोमेटा मिलेगा, प्लाइकोडर्मी मिलेगा, कॉन्ड्रिक फीज मिलेगा, ऑस्ट्रिक फीज मिलेगा, उसके बाद आपको टेट्रापोडा में एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बीज है और मैमल्स है। इसमें पढ़ेंगे तो खोपड़ी विकसित होते होते जाएगी आगे, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो इसका एक्सटर्नल अपर्चर, कि इसकी बॉडी में कितने ओपनिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल अपर्चर, ठीक है। इसमें अब देखिएगा, इसमें जो इसका एक्सटर्नल अपर्चर है, देखिए एक्सटर्नल अपर्चर का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा छिद्र है जो इसकी बॉडी से बाहर खुलता है। एक्सटर्नल अपर्चर, एक्सटर्नल मतलब बाहरी या बाह्य, अपर्चर मतलब छिद्र, ऐसा छिद्र जो बाहर की तरफ खुल रहा है। बाहर की तरफ कौन कौन खुल रहा है भैया, देखिएगा माउथ, ठीक है ना, और एंटेरियर रीजन पर होता है माउथ इसका, जो बाहर की तरफ ओपन होगा, एक्सटर्नल ओपनिंग है। इसको ओपनिंग या ओपन पोर भी कह सकते हैं, अपर्चर भी कह सकते हैं, छिद्र भी कह सकते हैं। दूसरा हिस्सा इसका एनस है, जो 26वें खंड में होता है। जोंक के जो 26वें खंड है उसमें क्या होता है, एनस होता है, ठीक है ना। अब पहले 1 से 5 तक का जो खंड होता है सब मिला करके उसका सिफेलिक रीजन बनता है, जो माउथ वाला पार्ट होता है। इसके बाद तीसरी ओपनिंग इसकी है नेफ्रिडियो पोर की, जो लगभग 17 पेयर होता है। जोंक में 17 जोड़ी लगभग होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसे, नेफ्रिडियो पोर बोलते हैं। 18वें खंड से लेकर के 22वें खंड तक लगभग होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो चौथा भाग है मेल जेनाइटल अपर्चर। मेल जेनाइटल अपर्चर का मतलब कि नर जनन छिद्र, इसको नर जनन छिद्र कहते हैं। उसी तरह से फीमेल जेनाइटल अपर्चर को मादा जनन छिद्र कहते हैं। मेल यानी नर, ठीक है ना, जनन यानी जेनाइटल, अपर्चर मतलब हो गया छिद्र, ठीक है ना। तो मेल जेनाइटल अपर्चर जो होता है वह किस पेयर से शुरू हुआ, कहां पे होता है, 10वें खंड में होता है। जोंक के 10वें खंड में, जोंक का जो 10वां खंड होता है उसके 10वें खंड में मेल का जेनाइटल भाग होता है। 10वें खंड में मेल का जेनाइटल भाग होता है, जो उसमें एनुलर होते हैं, पार्टीशन टाइप होता है, खंड के अंदर पार्टीशन होता है। दूसरे तीसरे एनुली में इसकी ओपनिंग होती है। उसी तरह से फीमेल जेनाइटल अपर्चर 11वें खंड में होता है। जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है वह 11वें खंड में होता है, मेल जेनाइटल अपर्चर 10वें खंड में होता है, उसके दूसरे और तीसरे एनुले में होता है। कुछ नहीं करना भैया, मेल जोंक में जो मेल जेनाइटल अपर्चर होता है वो 10वें खंड में होता है, पहले और दूसरे और तीसरे एनुलर में। उसी तरह से जो फीमेल का जेनाइटल अपर्चर होता है वह 11वें खंड में होता है, दूसरे और तीसरे अपर्चर में। इसके बाद इसी का अब देखेंगे कि सेंस ऑर्गन कौन कौन सा है, जोंक में कौन कौन सा सेंस ऑर्गन है जो उसे सेंसिटिविटी या संवेदांग महसूस कराते हैं। जोंक को छूने पे, टच करने पे जोंक जो रिएक्ट करता है वो कैसे करेगा। तो इसमें जो सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना, संवेदी अंग, तो उस संवेदी अंग को आप रिसेप्टर कह सकते हैं, ग्राही भी कह सकते हैं, कि जैसे धूप लगेगी, छांव है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, कोई दूसरा जीव अगर टच किया, चाहे आपका पैर है और जोंक आके चिपक रहा है, तो ये सेंसिटिविटी कैसे मिलती है उसे। इस सेंसिटिविटी के लिए एक है उसमें आई, ठीक है ना, आंख उसमें होती है। और आंख कितनी है भैया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों खंड में आंख होती है, लेकिन जोड़े में होती है। तो कुल मिला के कितनी आंख हो गई जोंक में, 10 ठो। जोंक में कई आंख होती है, 10 ठो आंख होती है जोंक में। आगे की तरफ जो उसका सिफेलिक पोर्शन होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। एक आंख होती है, जोड़े में आंख होती है, हर खंड में जोड़े में आंख होती है। तो आंख उसका सेंसिटिविटी काम करेगा। जैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, एक त्वचा हो गई, स्किन हो गई, ऊपर वाली खाल, ठीक है ना। जो टेम्परेचर महसूस आप करते हैं वो किसी वजह से करते हैं, ना टेम्परेचर को सुन पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं,
ठीक है ना, ना उसका टेस्ट ले पाएंगे आप, ना उसको सूंघ पाएंगे आप, तो क्या करेंगे, महसूस करेंगे। उसी तरह से नाक है, वो किसी भी तरह की स्मेल को रिसीव करेगा, ठीक है। उसी तरह से आपको ऑल्फैक्टरी सिस्टम के बाद उसी तरह से टंग है, जीभ है, जीभ स्वाद बताएगी, तो जीभ हो गया, नाक हो गया 2 ठो, त्वचा होगी 3 ठो, कान हो गया जो म्यूजिक ध्वनि किसी भी तरह की आवाज 4 ठो हो गया, उसके बाद आपकी आई हो गई 5। उसी तरह से इसमें आंख होती है। दूसरा होता है सेगमेंटल रिसेप्टर। फर्स्ट एनुलस ऑफ ईच सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट हो, हर खंड है 1 से लेकर के 33 खंड है ना, तो सभी खंडों में जो पहला एनुलस बनता है, जिसमें 1 होते हैं, जिसमें 2 होते हैं, जिसमें 4 होते हैं, जिसमें 5 होते हैं, या जिसमें 3 होते हैं, तो उनका जो पहला एनुलस होता है, उस एनुलस में इसका सेगमेंटल रिसेप्टर होता है। सभी एनुलस में सेगमेंटल रिसेप्टर होता है, जो सेगमेंट जो कैरी करता है सेगमेंटल रिसेप्टर, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ पैपिली, पैपिली छोटे छोटे रोए नुमा संरचना निकली होती है, पैपिली, ठीक है ना, रोमाब होते हैं, उसी के माध्यम से ये सूचनाएं प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब ये देखेंगे 4 जोड़ी डॉर्सल साइड में, 3 जोड़ी वेंट्रल साइड में होता है। डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ और 3 पेयर आगे की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ। उसके बाद हो गया आपका एनुलर रिसेप्टर। एनुलर रिसेप्टर क्या होता है, 36 एनुलर रिसेप्टर जोंक में पाए जाते हैं। जो जोंक होती है उसमें 36 एनुलर रिसेप्टर होते हैं, उसमें से जो एनुलर होते हैं 18 डार्सल और 18 वेंट्रल होते हैं। 18 डार्सल और 18 वेंट्रल होते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं बाबू भैया कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जोंक का है, ये फाइलम नंबर आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस के बाद ये फाइलम आपका शुरू हुआ है। इसका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है। उसका एक क्लास था जिसमें आपने जोंक के बारे में, उसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, उसके बारे में, उसके सेंस से संबंधित, उसके अपर्चर से संबंधित, उसकी बॉडी डिवीजन से संबंधित, और उसमें सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, इतना आपने समझा, ये मार्फोलॉजी में आता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक का जो लेक्चर है, ठीक है ना, वो समझ में आया होगा। और रिक्वेस्ट ये भी है कि आप मन से तैयारी करते रहिए, नहीं तो फिर परीक्षा के मुंह बना देंगे फटाक से। अगर नहीं पढ़े तो फिर आप जानिएगा। अब जिन विद्यालयों में नकल होती है उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, फर्रा मिलेगा लिखेंगे, नकल होती है, दबा के नकल होगी डिग्री सेशन में। लेकिन जिन विद्यालयों में नकल नहीं होती उनके लिए पढ़ना जरूरी है। दिसंबर में एग्जाम होगा, टाइम टेबल आपका दिवाली बाद आएगा, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मेहनत करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है ना, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। छुट्टियां होती रहेंगी, दशहरा चल रहा है, दिवाली आएगी, छठ पूजा होगा, लेकिन इसमें इसी बीच में आप अपना पढ़ाई लिखाई रोकिएगा नहीं तो फिर लॉस ये होगा कि एग्जाम आपका जो जनवरी और फरवरी की उम्मीद हो रही थी, जनवरी फरवरी में नहीं होगा, वो दिसंबर में एग्जाम होगा, टाइम टेबल आएगा। इसलिए मन से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। खाना खा के, पानी पी के, खूब नाचते गाते रहिए, घूमते फिरते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको इसमें जोंक का रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, और उसके बाद जोंक का रिप्रोडक्शन आप पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद ये फाइलम नंबर आपका यूनिट नंबर 3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।